ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्रामर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से ग्रामर के क्वेश्चंस पिछले साल काफी देखने को मिले थे, नंबर 1. नंबर 2, we saw that grammar will be applicable to 2 sections. एक तो जनरल टेस्ट में इसके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे भाई, और आएंगे बताओ किसमें? इंग्लिश के सेक्शन में. इंग्लिश के सेक्शन में ग्रामर का 15 से 20 सवाल होगा. इंग्लिश के सेक्शन में 3 ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. एक होगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के कुछ क्वेश्चंस, दूसरा वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, और तीसरा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, जो लैंग्वेज का टेस्ट है. और लैंग्वेज का टेस्ट अपन लोग स्किप नहीं कर सकते. डू वी ऑल एग्री टू दिस? यस. बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ग्रामर जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो क्वालिफाइंग एट नेचर है. जैसे डीयू क्वालिफाइंग एट नेचर का मतलब क्या होता है? अनलेस यू हैव अ स्पेसिफिक, unless you cross that specific cutoff of English language paper, your domains paper will not be even checked. Do you understand what I'm trying to tell you? For example, civil services में होता है. क्या होता है civil services में? बताओ मेरे को कि 33% मार्क्स होना चाहिए आपके एप्टीट्यूड के पेपर में. कितना मार्क्स? 33%. अगर 33% मार्क्स एप्टीट्यूड के पेपर में नहीं है तो सब्जेक्ट का जो आपने पेपर लिखा है या फिर जीके का जो सेक्शन लिखा है, इस पेपर को चेक ही नहीं किया जाएगा. दैट मींस आप कितना भी मेहनत इसमें करके आओ, एप्टीट्यूड के पेपर में आपको 33% लाना ही लाना है. ये क्वालिफाइंग एट नेचर होता है. सिमिलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बोलता है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है वो बताओ क्या है? क्वालिफाइंग एट नेचर है. क्वालिफाइंग एट नेचर मतलब अगर इंग्लिश लैंग्वेज का कट ऑफ से वो लोग बोलते हैं कि भाई 60% मार्क्स होना चाहिए इस पेपर, या फिर से 75% मार्क्स होना चाहिए. अगर ये पेपर नहीं चेक, अगर इसमें 75% से ऊपर या 60% से ऊपर नहीं लाते हो, तो जो आपके डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं, डोमेन बोले तो तुम अकाउंट्स का पेपर लिखोगे फॉर एग्जाम्पल, या फिर से जनरल टेस्ट लिखोगे, या फिर बहुत सारे बच्चे मैथ्स लिए होंगे, बहुत सारे बच्चे बिजनेस स्टडीज लिए होंगे, ये जो पेपर है ये आपका चेक ही नहीं किया जाएगा. राइट? Similar thing is applicable for TIS also, Tata Institute of Social Studies. आपको मालूम है कितने लोगों ने भरा है इस कॉलेज को? भरा है? बहुत बढ़िया. मैंने बोला था आप लोग को वीडियो में, आप लोग शायद बहुत लोगों ने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया होगा. जो बच्चे पहले पढ़ते होंगे उनको मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि टिसनेट का फॉर्म जरूर भरिएगा. टिसनेट में बिजनेस एनालिटिक्स का एक प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएशन का, विच इज अ वंडरफुल प्रोग्राम. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज मुंबई. ठीक है? तो ग्रामर का जो पेपर है ना, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है. 1 आपके इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर के लिए जो सबको मैंडेटरीली देना है, और 2 जनरल टेस्ट में भी इसके कम से कम 3 से 4 सवाल तो होंगे ही होंगे. हालांकि जनरल टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं, बिकॉज इंग्लिश का एक अलग से पेपर ऑलरेडी होता है. तो जनरल टेस्ट में अधिकतर वो लोग जीके, रीजनिंग और हल्का फुल्का बताओ क्या मैथ्स पूछते हैं. मैथ्स का लेवल बहुत अच्छा नहीं होता है. आप जिस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो उस लेवल पे आई एम वेरी श्योर दैट यू विल बी एबल टू काउंट इट ऑफ. कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है? चलिए, अब ग्रामर को पढ़ने के कई सारे तरीके हो सकते हैं. ग्रामर को पढ़ने का तरीका ये हो सकता है कि भाई आप नाउन्स, प्रोनाउंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे फोकस करें और उनको पूरा पढ़ें. लेकिन वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, और उसको अभी आप लोगों ने स्कूल में डेफिनेटली पढ़ा होगा. 11th-12th में थोड़ा बहुत तो ग्रामर पढ़ा होगा ना आप लोगों ने. कितने लोगों ने स्कूल में ग्रामर पढ़ा है? हाथ उठाओ. ग्रामर पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है. और कितने लोगों को स्कूल में ग्रामर पढ़ा ही नहीं गया है? ऐसा कोई नहीं होगा यार. स्कूल के पिछवाड़े थोड़ा ना पढ़ते होगे, स्कूल में ही पढ़ते होगे ना यार. स्कूल में तो ग्रामर पढ़ाया जाता है ना. कुछ बच्चे एकदम महात्मा बुद्ध की तरह बैठे हैं. मैंने बेटा समझ में आ रहा है? अरे बेटा समझ में आ रहा है? बताओ. मानो आंखों से कह रहे हो, कहां बताएं. बोलना चाहिए आदमी को. बोलोगे नहीं तो फिर जिंदा नहीं महसूस करोगे ना. चलिए, सो ग्रामर में मैंने क्या किया है? ग्रामर को मैंने कंसोलिडेट किया है 8 पार्ट्स में. कितने पार्ट्स में? 8 पार्ट्स में. 8 पार्ट्स में थ्योरी ना पढ़ा करके मैं 8 पार्ट्स में आपको बताऊंगा कि भाई इसमें हर पार्ट के कुछ एरर्स होते हैं, कॉमन मिस्टेक्स होते हैं. उसकी मैंने एक लिस्ट बना दी है, और हर कॉमन एरर से मैं इसके लॉजिक को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे?
भाई 2 क्लास में ग्रामर को क्या करेंगे, पूरा पूरा रैप अप कर देंगे अपन लोग। सो देयर विल बी 101 रूल्स ऑफ ग्रामर, every rule which should be supported by one example statement. So there will be a mistake in the example statement. We will see that, we'll correct it, and we'll try to understand the logic behind it. This way, we'll try to finish off grammar faster, better, efficiently, and there will be practical application of what you are studying in grammar. Are we very clear on this? Yes. So that will be a quick reiteration of whatever you have studied at your school level, basically. चलिए, एक तो ये बात हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग थोड़ा बेसिक बातें कुछ कर लेते हैं, ठीक है? ग्रामर को हम लोग थोड़ा सा बेसिक लेवल पे देख लेते हैं, ये बेटर लगेगा ना? चलो, ग्रामर का डेवलपमेंट, ठीक है? आपको जैसे कि मालूम है कि इंग्लिश एक जर्मेनिक लैंग्वेज है, जर्मेनिक लैंग्वेज है। अब बच्चा ये बोलता है सर ये जर्मेनिक लैंग्वेज होता क्या है, ये आपके मन में आ सकता है। तो यूरोप के अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की भाषा डेवलप हुई। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मैप को देखें, अगर मैप को देखें तो ये आपके पास नॉर्थ अमेरिका होता है, ये आपके पास साउथ अमेरिका होता है, ये आपके पास यूरोप होता है, ये आपके पास अफ्रीका होता है, ये आपके पास, मैं ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है, ये आपके पास एशिया होता है। एशिया में इधर रशिया हो जाता है, इधर ये पूरा एशिया हो जाता है, रशिया हो जाता है, और ये यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो जाता है। अब जरा भाषा का डेवलपमेंट देखो, तुमको बहुत मजा आएगा, ठीक है? अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं ज्योग्राफी क्यों पढ़ा रहा हूं भाषा पढ़ते समय, क्योंकि भाषा का जन्म ज्योग्राफी से ही होता है, ठीक है? तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम लोग इस हिस्से को देखें तो यूरोप को अलग अलग भाषा में बांटा गया है, अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल, दिस पार्ट ऑफ यूरोप इज नोन एज स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया। दिस पार्ट ऑफ यूरोप इज नोन एज प्रुशिया, प्रुशिया। प्रुशिया कंटेन्स जर्मनी एंड रशिया। प्रुशिया इज ऑल्सो द ओल्ड नेम ऑफ जर्मनी। उसके नीचे जो कंट्रीज आते हैं, यहां पे आते हैं आपके पास बाल्टिक नेशंस। बाल्टिक नेशंस का मतलब इटली, ये सारा। और आपके सामने ये जो एरिया आता है, इसको हम लोग कहते हैं, बताइए क्या? जर्मेनिक। और यहां पे जो हिस्सा आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन में जो बेसिक कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे बड़ा देश वहां पे क्या है? इंग्लैंड है भाई। दूसरा बड़ा देश वहां पे क्या है? फ्रांस है। तीसरा बड़ा देश बाल्टिक और एंग्लो के बीच में कौन है? इटली है। इसीलिए फ्रेंच, इंग्लिश और इटालियन और इधर पोर्टुगीज, इनको हम लोग रोमांटिक लैंग्वेजेस बोलते हैं। रोमांटिक लैंग्वेजेस क्यों बोलते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि रोमांस से आता है, इसलिए क्योंकि रोम से आता है, रोमन इंपायर से निकले हुए। रोमन इंपायर का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था भाई? लैटिन। इसीलिए फर्स्ट बाइबल भी लैटिन में लिखी गई थी, क्योंकि रोम से ही निकला गया था। सो रोमन लैंग्वेजेस जितने भी हैं, बाद में क्या भाषा हो गई? डेड। जो रोमन भाषा यानी कि जो लैटिन लैंग्वेज थी, वो चर्च, लैंग्वेज ऑफ द चर्च थी। जैसे यहां पे भी लैंग्वेज ऑफ द टेंपल संस्कृत हुआ करती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। धीरे धीरे क्या हुआ? संस्कृत मरती गई। आज की डेट में संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज। संस्कृत से निकली हुई भाषाओं का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन संस्कृत का इस्तेमाल उतना ज्यादा अपन लोग नहीं करते हैं। वैसे ही लैटिन आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ किताबों में पाई जाती है। पूरी दुनिया में कोई लैटिन भाषा का इस्तेमाल बोलचाल के लिए तो नहीं करता। अब यू ऑल गेटिंग इट? यस और नो? लैटिन के डिसइंटीग्रेशन से जो भाषाएं आई वो कौन कौन सी थी? वन, इंग्लिश। इसीलिए इंग्लिश में 90% वर्ड्स जो आप देखेंगे वो लैटिन भाषा के होंगे। दूसरा, फ्रेंच भी जो आई वो लैटिन के डिसइंटीग्रेशन से आई। इटालियन लैटिन के डिसइंटीग्रेशन से आई। इसीलिए चाहे फ्रेंच देखें, इटालियन देखें, इंग्लिश देखें या आप पोर्टुगीज देखें, सबका अल्फाबेट सेम होगा। जैसे ए इंग्लैंड में लिखा जाता है, वैसे ही ए फ्रांस में भी लिखा जाता है, वैसे ही ए इटालियन में भी लिखा जाता है। यानी कि अल्फाबेट सेम है, अल्फाबेट को लिखने का तरीका बदला है। एग्जाम्पल के तौर पे भारत में अगर आपको समझना है तो आप मराठी, गुजराती और हिंदी को देखिए, सब में वर्णमाला सेम है, बोले तो अल्फाबेट सेम है, लेकिन लिखने का तरीका बदला है। Are we all getting it? Yes or no? This proves that all these languages have come from one language, which is what beta? संस्कृत। संस्कृत में भी जो वर्णमाला है
सेम वर्णमाला हम लोग यूज करते हैं हिंदी में भी, सेम वर्णमाला का इस्तेमाल होता है बताओ किसमें, मराठी में भी, सेम वर्णमाला का इस्तेमाल गुजराती में भी होता है, सेम वर्णमाला का इस्तेमाल हम लोग राजस्थानी के मेवाड़ी जो भाषा है उसमें भी करते हैं. सो द आइडिया टू अंडरस्टैंड आउट हियर इज that one language disintegrates over the years, it disintegrates into many other languages. But the idea is to understand out here is the evolution of every language remains the same. जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो पूरे दुनिया के हर भाषा में सेम है. हिंदी में भी देखेंगे तो संज्ञा है, सर्वनाम है, कर्ता है, कर्म है. नाम बदला है लेकिन चीज वही है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है. इधर विशेषण कहते हैं, उधर हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं. उधर कर्ता बोलते हैं, हम लोग इसको सब्जेक्ट बोलते हैं. उधर कर्ता बोलते हैं, हम लोग इसको नाउन बोलते हैं. नाउन का दो हिस्सा होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है. तो बोलेंगे तो दुनिया में जो भी भाषा है, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में डेवलप हुई हो, जो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज है वो सेम होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है. अब भाषा डेवलप जो होती है वो होती कैसे है देखिए. बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले वो वॉवल साउंड सीखता है. वॉवल साउंड क्यों सीखता है? वॉवल साउंड इसलिए सीखता है क्योंकि किसी की जबान अगर काट दी जाए ना तो वो सिर्फ यहां से आवाज निकालेगा और यहां से निकलने वाला जो साउंड होता है वो पूरे दुनिया के हर भाषा में सेम होता है, जिसको हम लोग वॉवल बोलते हैं, जो कि होता है आ ई ओ उ ए. दैट्स इट. आ ई ओ उ ए. कोई गूंगा आदमी भी है ना तो सिर्फ इसी साउंड में बात करेगा. वो गोलमाल फिल्म देखिए, आ ओ, गूंगा आदमी भी सिर्फ यही. बच्चा जब छोटा होता है तब भी यही साउंड. बच्चा छोटा जो 2 महीने का है ना, किलकारियां मारता है तो चाचा चाचा नहीं बोलता है, आ ही बोलता है, क्योंकि यही बेस साउंड है हमारा. ह्यूमन वॉइस बॉक्स से केवल यही 5 साउंड निकाला जा सकता है, आ ए ओ उ ई. दैट्स इट. अब होता क्या है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, हमारा जो मुंह होता है ना, इसमें अलग अलग तरीके से वॉवल साउंड को डिस्टर्ब किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यहां से आ ए ई ओ उ आया, हम लोग इसको डिस्टर्ब करते हैं. कहां कहां से डिस्टर्ब कर सकते हैं भाई? हमारे हम लोग इसको कहते हैं क्या, वॉइस टनल. हमारे पूरा जो फिजियोग्राफी है ना, इसमें 2 तरीके के साउंड बॉक्सेस होते हैं. एक जो यहाँ पे होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक साउंड बॉक्स, जहां से मेन साउंड निकलता है, और इसको हम लोग वॉइस टनल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आके इस टनल में वॉइस को डिस्टर्ब किया जाता है. कैसे कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? या तो जबान ऊपर जा सकती है, जीभ ऊपर जाके टच कर सकती है, या फिर दोनों दांतों के बीच में फंस सकती है, या फिर ऊपर वाले लिप से डिस्टर्ब कर सकते हैं, या नीचे वाले लिप से डिस्टर्ब कर सकते हैं, या फिर नीचे की तरफ कर सकते हैं. यानी कि 5 जगह हुआ. 1 2 3 4 5. 5 जगह से साउंड को डिस्टर्ब कर सकते हैं. एग्जाम्पल सुनो. अंदर से आवाज आया ए, या फिर ई. अंदर से आवाज आया ई, ऊपर जाके टच करता है तो बन जाता है डी. दोनों दांतों के बीच में फंसता है तो बन जाता है सी. ऊपर वाले से डिस्टर्ब करते तो बनता है पी. नीचे वाले से डिस्टर्ब करते तो बनता है बी. अब देखो, सारा का सारा वॉवल साउंड जो है अलग अलग हिस्सों में डिस्टर्ब होकर अलग अलग कॉन्सोनेंट साउंड बन रहा है. आर यू ऑल गेटिंग इट? बचपन में पढ़ाया गया होगा, अ कॉन्सोनेंट साउंड इज बेसिकली अ डिस्टर्ब्ड और अ डिसरप्टेड वॉवल साउंड. अरे बताया गया है कि नहीं बताया गया? अभी जरा देखो, कितने वॉवल साउंड होते हैं? 5. कितनी जगह से डिस्टर्ब किया? 5. तो 5 इंटू 5 कितनी जगह हो गया? 25. प्लस एक सेमीवाल होता है. सेमीवाल क्या होता है बेटा? वाई. वाई क्यों बोलते हैं इसको सेमीवाल? क्योंकि अंदर से साउंड आता है आए. आए कहीं से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, यहां से आ रहा है आए. इसको बस हम लोग जॉ को ओपन कर देते हैं, आए वाई, इसलिए कहीं से डिस्टर्ब नहीं होता, इसलिए इसको सेमीवाल बोलते हैं. तो 25 प्लस 1 सेमीवाल कितने हो गए? 26. इस तरीके से अंग्रेजी भाषा के 26 लेटर लिखे गए अल्फाबेट में, पूरा टाइपराइटर की तरह है. इट्स वेरी साइंटिफिक. ऊपर से अल्लाह पाक ने चिट्ठी लिख के नहीं भेजी थी, ABCD है बेटा रट्टा मार लो, ऐसा नहीं होता है. बजरंगबली ने ऊपर से चिट्ठी डाला, बेटा याद कर लो, अंग्रेजी नहीं. इट्स अ वेरी साइंटिफिक. और अब होता क्या है, हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश से एमए है, तो लोग कहते हैं ये पढ़ता क्या होगा इंग्लिश के में? यही से पढ़ते हैं. इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज. आर यू ऑल गेटिंग इट? यस. एक तो ये बात हो गई. बच्चा फिर धीरे धीरे क्या होता है, वॉवल साउंड सीखता है. वॉवल से फिर उसको धीरे धीरे सिखाया जाता है, बताओ क्या? कॉन्सोनेंट साउंड. इसीलिए बच्चा बचपन में तोतला होता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि साउंड कहां से डिस्टर्ब करना है. ई अंदर से आता है, उसको सी बोलना है. सी बोलने के लिए दोनों दांतों के बीच में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए, जीभ को नीचे जाना चाहिए, सी. लेकिन वो जीभ को नीचे तो डालता है, लेकिन दोनों दांतों को में फर्क करना भूल जाता है, इसलिए सी बन जाता है ची. Are you all getting it? Yes or no?
ऐसा नो तोतलापन इसी से आता है बिकॉज बच्चे को ये नहीं पता है कि साउंड को डिस्टर्ब कहां से करना है। जब वो धीरे धीरे मैच्योर होता है उसको पता चल जाता है कि एक्चुअली यहां से नहीं यहां से करना है, इसलिए धीरे धीरे उसकी जबान क्या होती है, साफ होते रहती है। आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस? किसी बच्चे में ये तेजी से होता है, किसी बच्चे में ये देर से होता है। जिस बच्चे में देर से होता है उसको स्पीच थेरेपी दी जाती है। आगे चलते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड के बाद बच्चा सबसे पहले देखता है अपने आसपास की चीजों को। जब अपने आसपास की चीजों को देखता है, यानी कि किसको देखता है, वो नाउन को। नाउन क्या होता है? एनीथिंग विच एग्जिस्ट्स, एनीथिंग विच एग्जिस्ट। अब दुनिया में जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो दो तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। एक होता है, बताओ बेटा, कॉन्क्रीट नाउन, और एक होता है, बताओ क्या बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बोले तो कॉन्क्रीट नाउन का मतलब जिसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे बेड कंक्रीट नाउन है, स्लीप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अरे बोलो आया कि नहीं आया? स्लीप को आप देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट करता नहीं है। इमोशंस, इमोशंस को आप देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि इमोशंस एग्जिस्ट करती नहीं। तो दुनिया में दो तरीके के नाउन हुए। पानी कंक्रीट नाउन हुआ, ठंडा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ठंडा पानी मिलकर कंक्रीट नाउन बनता है। तो हर कंक्रीट नाउन का एक एब्स्ट्रैक्ट वर्जन होता है। हर कंक्रीट नाउन का बताओ क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट वर्जन होता है। इसी नाउन से, इसी एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि हर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताओ क्या होता है बेटा? फीलिंग होता है। इसी फीलिंग से जो वर्ड्स निकलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एडजेक्टिव्स। आदमी दिल में खुशी महसूस करता है, लेकिन हमारी खुशी को आपकी खुशी से कंपेयर करना हो तो एडजेक्टिव बनता है मोर हैप्पी, लेस हैप्पी, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। So what is the term? What is the use of adjective? The use of adjective is to compare two equal feelings and find out as to which quantum is higher and which quantum is lower. Are we all very clear on this? Yes or no? Cold, coldness is an abstract noun. Ice is a concrete noun. The quality of ice that it is cold. When you touch ice, you get another feeling which is coldness. Now coldness is abstract noun, but you have to compare this ice with this ice. You will say that this is colder than this one. So the colder is an adjective basically, and the birth of every adjective comes from a noun, which basically is an abstract noun. Are we very clear on this? Happiness is an abstract noun, happy is an adjective. Right? Coldness is an abstract noun, cold is an adjective. Beauty is an abstract noun, beautiful is an adjective. Harm is an abstract noun, harmful is an adjective. Are we all very clear? Intellect, intellect is an abstract noun, and intelligent is an adjective. That is why we never say more intellect, less intellect. We always say more intelligent and less intelligent. You can never compare abstract nouns. You always tend to compare the adjectives only. So whenever you have to compare two feelings, you have to compare the adjectives only and not the abstract nouns. Are we very clear on this? Yes or no? This is first rule of law which you need to understand. बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे अपने आसपास की चीजों को देखना शुरू करता है। जिस किसको देख पाता है उसको अपन लोग नाउन बोलते हैं। मम्मी को देखता है तो मम्मी बोलना शुरू करता है, पापा को देखता है पापा बोलना शुरू करता है, चाचा को देखता है चाचा बोलना शुरू करता है, जिसको देखता है उसी को बोलता है। धीरे धीरे बड़ा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आता है। मम्मा पानी, ठंडा, अभी उसको फीलिंग समझ में आने लगी। धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को देखता है, जिसका नाम नहीं मालूम है उसको ए ओ बोल के बुलाने लगता है। क्या आता है मार्केट में? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं भाई? एनीथिंग व्हिच रेफर्स टू व्हाट बेटा? अ नाउन। एनीथिंग व्हिच रिप्लेसेस अ नाउन फॉर रेफरेंस। प्रोनाउन का कोई डेफिनेशन नहीं है कि ही होगा, शी ही होगा। बच्चा मेरा नाम सूर्या है, बच्चा मेरे को सूर्या बुलाता है, नाउन है। बच्चा मेरा नाम नहीं जानता, बोलता है ए इधर आना, मैं समझ गया ना मेरे को बुला रहा है, प्रोनाउन है वो भी। प्रोनाउन दो तरीके के होते हैं, यानी कि इंटरजेक्शंस जो होते हैं वो भी एक तरीके के प्रोनाउन होते हैं। आप फोन उठाते हो, हेलो, हेलो क्या है? ये प्रोनाउन है, क्योंकि आप किसी को संबोधित कर रहे हो उससे। एनीथिंग व्हिच कैन बी यूज्ड टू रेफर टू अ नाउन इज नोन एज व्हाट बेटा? प्रोनाउन। दो तरीके के होते हैं, एक ट्रेडिशनल प्रोनाउंस जो आप लोगों ने किताबों में पढ़े होंगे, एक होता है इवोल्यूशनरी प्रोनाउन। इवोल्यूशनरी प्रोनाउन मतलब क्या? मतलब कि वो कैसा है? ए इधर आना। अब ये ए इधर आना हर भाषा में अलग अलग होगा। अरे बोलो हाँ या ना? कोलोकियल प्रोनाउंस जिसको बोलते हैं, ये अलग चीज होती है। उसके बाद आता है आपके पास एडजेक्टिव। बच्चा जानने लगा, पानी है, उसने मुझे पानी दिया जो ठंडा है, उसने मुझे पानी दिया जो ठंडा है। पार्ट ऑफ स्पीच डेवलप हो रहा है उसका। उसके बाद वो आइडेंटिफाई करना लगता है, बताओ क्या? वर्ब्स। दौड़ना। उसके बाद वो आइडेंटिफाई करना लगता है क्या? एडवर्ब्स। तेज दौड़ना। उसके बाद वो आइडेंटिफाई करना लगता है क्या?
कंजंक्शंस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ना सीख लेता है। मम्मा मैं खाना खा रहा हूं और मुझे डिस्टर्ब मत करो, दो अलग अलग स्टेटमेंट है, उसको और से उसने ऐड कर दिया। यानी कि whenever you have to make two clauses come into one sentence, you have to use what? A conjunction. What is the task of a conjunction? The task of a conjunction is to solidify various clauses to make one statement. Solidify various clauses to make one statement. Are we all getting it? Yes or no? Conjunction के बाद आता है आपके पास interjection. बच्चे को चोट लगी, मम्मी ने मारा थप्पड़, आउच, इंटरजेक्शन। ये भी इंटरजेक्शन बताओ किसका हिस्सा होता है बेटा? इंटरजेक्शन किसका हिस्सा होता है? प्रोनाउन का। When a pronoun is mixed with an adjective, when a pronoun is mixed with an, it becomes what बेटा? Interjection. 99% लोग जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, पूरा स्कूल पास कर लिए, पता ही नहीं है कि इंटरजेक्शन एक्चुअली होता क्या है। ये कोई अलग पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, ये प्रोनाउन का ही हिस्सा है। अरे बोलो आ रहा है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल कोई आपको मार के भागा, आपने बोला अरे वो मार के भाग रहा है, अरे वो मार के भाग रहा है। किसको बोल रहे हो तुम? उस आदमी को जिसने मारा है ना, प्रोनाउन ही तो है, लेकिन इस अरे में एक फीलिंग भी है जो कि एक एडजेक्टिव है। Are you all getting it? Yes. और मेरे ख्याल से पार्ट ऑफ स्पीच पूरा हो जाता है। और बच्चा धीरे धीरे जो है प्रीपोजिशन भी सीख लेता है। प्रीपोजिशन मतलब किसी भी चीज को, पोजीशन को, नाम को ध्यान से देखो, प्री पोजीशन, किसी भी चीज की पोजीशन को जब रेफर करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? वो जो चीज होती है वो समय हो सकता है, वो जो चीज हो सकती है आदमी हो सकता है, वो समय फीलिंग हो सकता है। आई एम काउंटिंग ऑन यू, फीलिंग है। अरे बोलो हाँ या ना? आई एम रिलाइंग ऑन यू, फीलिंग है। यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, फीलिंग है, सॉरी पोजीशन है, राइट? हिज रैंक इज he has come, he's standing on rank 1, standing on rank 1, abstract है। तो प्रीपोजिशन जरूरी नहीं है कि किसी चीज के लिए इस्तेमाल हो, लोकेशन हो, टाइम हो, फीलिंग्स हो, किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज क्रॉसिंग द लिमिट, ही इज क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं। यू आर ऑन टाइम, समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आई लिव इन गोमती नगर, जगह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर सिटिंग इन द चेयर, लोकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीपोजिशन कोई फिजिकलिटी में बाधित नहीं है बिल्कुल भी, इसको अपन लोग कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस? यस और नो? ठीक। आपने ये समझा कि बेसिकली ग्रामर का एवोल्यूशन कैसे हुआ। एक छोटा बच्चा पहले भाषा समझता है, बाद में उसको ग्रामर। आप स्कूल में गए, उससे पहले आपको हिंदी बोलना आता था, बहुत लोगों को अंग्रेजी बोलना भी आता था, माहौल की बात है। बहुत लोगों को अंग्रेजी बोलना आता होगा स्कूल जाते समय। आजकल मॉडर्न मम्मियां हैं, बेटा नो डोंट डू दैट। आजकल जीन्स पैंट वाली जो नई मम्मियां आई हैं मार्केट में, वो बच्चों को हिंदी कहां सिखाती? नो बेटा नो डोंट डू दैट। अरे बच्चा कह रहा है क्या बोल रही है? मम्मी इसलिए अंग्रेजी बोल रही है क्योंकि बच्चे से ज्यादा उनको नेबर को सुनाना है। मेरा बच्चा अंग्रेजी समझ लेता है, उससे कुछ होगा नहीं, बच्चे का कैट में वही 22% ही आएगा। ठीक है, अंग्रेजी बोलने से अंग्रेजी आता है इसकी कोई गारंटी नहीं। आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हो तो अंग्रेजी बोलना अच्छा जान सकते हो, आपको अंग्रेजी आती है, ये दो बिल्कुल अलग अलग फर्क चीजें हैं। अंग्रेजी आने के लिए अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। ये तो ठीक वैसी बात है ना कि हर आदमी को मोटरसाइकिल चलाने आती है, इसका मतलब ये तो ना कि मोटो जीपी में पार्टिसिपेट करके रैंक 1 ले आओगे। हर आदमी कार चलाना जानता है, इसका मतलब ये तो ना कि फरारी के रेस में रेस जीत जाएगा। दो अलग अलग चीजें हैं भाई। अंग्रेजी बोलना आता है, इसका मतलब अंग्रेजी के दम पे कंपटीशन निकालोगे, बिल्कुल अलग चीज है भाई, पॉसिबल नहीं है ये। अंग्रेजी आना और अंग्रेजी पढ़ना दो अलग अलग चीजें हैं। आपको हिंदी बोलनी आती है, लेकिन अगर मैं हिंदी में निबंध लिखने को बोल दूं अभी एक पन्ने, आपके मुंह से खून आ जाएगा। तो हिंदी बोलनी आती है, इसका मतलब हिंदी आती है, इसकी गारंटी है क्या? अरे बोलो ना यार, कोई गारंटी नहीं है। Is it clear with everyone? Yes or no? So we have to understand that a language is not just what do you call it, subjugated to a particular realm of spoken language only. It has various other facets. So you have to ensure that you try to understand those facets as well. चलिए, हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी में से सवाल आता है। सबसे ज्यादा सवाल जो आता है आपके पास वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आता है। तो हम लोग जरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है? इससे पहले कि मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है?
दुनिया में जितने भी नाउन का इस्तेमाल आप करते हो, नाउन क्या होता है? जो भी चीज दुनिया में क्या करती है बेटा? क्योंकि दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसका नाम बताओ, उसका एक क्या होता है बेटा? और लैटिन में नेम को ही क्या बोलते हैं बेटा? नाउन। लैटिन भाषा में नेम को ही नाउन बोलते हैं। यानी कि दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसके पास एक नाउन हो, उसके पास एक नाम होगा। और नाम का मतलब ही बताओ क्या होता है बेटा? नाउन। यानी कि दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो एक नाउन है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं भाषा में तो दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, या तो हम इसको सब्जेक्ट बोलते हैं या फिर इसको क्या किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? ऑब्जेक्ट। या तो एक सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। बच्चे ने बोला सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैंने बोला कि राम हैज किल्ड श्याम। राम हैज किल्ड श्याम। राम क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट। श्याम क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट। काम किसने किया? राम ने। क्या काम किया? किल किया। कब किया? अभी किया। ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया बेटा वर्ब, ये हो गया बेटा ऑब्जेक्ट। बच्चे ने बोला कि वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, अभी बाद में बताऊंगा। अभी बस इतना समझो कि ये जो सब्जेक्ट यूज हुआ ये होता है, ये जो बंदा यूज हुआ ये हो गया सब्जेक्ट, ये जो बंदा यूज हुआ ये क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट। काम को जिसने किया वो सब्जेक्ट, काम का असर जिसने अपने ऊपर लिया उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। मैंने तुमको मारा, मैं हो गया सब्जेक्ट। मेरे मारने का, पीटने का असर किसने लिया? तुमने। तुम कौन हो गए? ऑब्जेक्ट। आई एम कुकिंग फूड, आई एम द सब्जेक्ट, फूड इज द ऑब्जेक्ट। अरे बोलो आया कि नहीं आया? अब ये दो तरीके का हो सकता है। दूसरा चीज देखो यहां पे, आई एम कुकिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड, सब्जेक्ट, सॉरी ये क्या हुआ? बहुत ध्यान से देखना, मैं बहुत तेजी से चल रहा हूं, मैं बहुत तेजी से चल रहा हूं, तो आपस में बात करोगे, समझ में नहीं आएगा तो मेरे को दोबारा मत पूछना। अरे बोलो हाँ या ना? 3 घंटे पढ़ लो, उसके बाद बतियाना, हम भी बतियाएंगे तुमसे। अरे बोलो हाँ या ना? जो कहोगे वो करेंगे। दारू रू पीना हो, जो करना है, 3 घंटा नॉन स्टॉप एकदम पढ़ना है। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये दारू वाली बात को सीरियसली मत लेना। ये क्या हो गया? काम कौन कर रहा है बेटा? सब्जेक्ट। ये क्या कर रहा है बेटा? ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात ध्यान दो, अगर मैंने बोला आई एम कुकिंग फूड फॉर, क्या नाम है तुम्हारा? पलक। आई एम कुकिंग फूड फॉर पलक। अब मेरे को जरा यहां पे बताओ, खाना किसने बनाया? मैंने, सब्जेक्ट वही रहेगा। क्या बनाया मैंने? खाना, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन खाना खाने को एंजॉय कौन करेगा? पलक। यानी कि खाना बनाने के पूरे इफेक्ट को अपने ऊपर कौन ले रहा है? पलक। यानी कि ये भी तो एक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्यों? खाना है, खाना मैंने बनाया तेरे लिए ना भाई, तो मेरे खाना बनाने के काम को एंजॉय कौन कर रहा है? एक्चुअली तू कर रहा है ना, तू भी तो ऑब्जेक्ट हुआ, तू भी तो मेरे काम का असर अपने ऊपर ले रहा है। अब यू ऑल गेटिंग इट? यस और नो? अब कॉन्सेप्ट आता है क्या बेटा? प्राइमरी सब्जेक्ट और सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी ऑब्जेक्ट और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। जो चीज पे डायरेक्ट असर आया वो प्राइमरी ऑब्जेक्ट हुआ, और उसको जिसने एंजॉय किया वो कौन हो जाएगा बेटा? सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं बेटा, प्राइमरी और, इसी तरह सब्जेक्ट भी दो तरीके के हो सकते हैं बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी। एग्जांपल सुन, आई एम कुकिंग फूड फॉर पलक। मैंने खाना बनाया, किसको बनाया? खाने को। किसके लिए बनाया बेटा? पलक को। प्राइमरी ऑब्जेक्ट, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, ये मैं सब्जेक्ट हूं। लेकिन ये एक देख, आई, या फिर यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, राम along with Sita is cooking food for Palak. राम along with Sita, मेन काम कौन कर रहा है? राम। सीता क्या कर रही है? इसका साथ दे रही। ये हो गया प्राइमरी सब्जेक्ट, ये हो गया, बताओ क्या बेटा? यानी कि एक सेंटेंस में एक प्राइमरी सब्जेक्ट होगा। क्या दो प्राइमरी सब्जेक्ट हो सकते हैं? दो प्राइमरी सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं? ये देख, राम along with सीता की जगह मैंने बोल दिया राम एंड सीता। राम भी काम कर रहा है, सीता भी काम कर रही है, यहां पे दोनों प्राइमरी सब्जेक्ट हो गए। एक सेंटेंस में क्या दो प्राइमरी सब्जेक्ट हो सकते हैं? दो नहीं, अनगिनत हो सकते हैं। ऑल द कौरवास ट्राइड टू किल द पांडवास। कौरवास की संख्या 1000, सारे के सारे प्राइमरी सब्जेक्ट हैं भाई। कौरवास along with दुर्योधन ट्राइड टू किल द पांडवास। कौरवास 1000 प्राइमरी हैं, एक दुर्योधन वहां पे सेकेंडरी है।
अरे बोलो आया कि नहीं? बहुत ही सिंपल होना चाहिए। अंग्रेजी में सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। अब इसकी जगह कभी कभी नाम नहीं मालूम होता है तो अपन लोग यूज करते हैं, बताओ क्या? प्रोनाउंस। और जब प्रोनाउन इस्तेमाल होता है तो सब्जेक्ट की तरह जब इस्तेमाल होता है तो सब्जेक्टिव हो जाता है, और जब ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है, और जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह इस्तेमाल होता है तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है। बच्चे ने बोला सर अंतर समझाओ। मैंने बोला सब्जेक्ट की तरह से राम हैज किल्ड श्याम। राम के लिए अपन लोग इस्तेमाल करेंगे, बताओ क्या? ही हैज किल्ड हिम। ही जो आया सब्जेक्टिव केस है, हिम जो आया ऑब्जेक्टिव केस है। आर यू वेरी क्लियर ऑन दिस? अरे बोलो हाँ या ना। ही हैज किल्ड हिम। ही कोई और बंदा है, हिम कोई और बंदा है। इससे हमको पता चलता है कि हिम कोई और आदमी और ही कोई और आदमी है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे सेम अगर लगा देते ही हैज किल्ड ही, दिक्कत हो जाता है किसने किसको मारा। इसलिए सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस को अलग तरीके से लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होने वालों को अलग तरीके से लिखा जाता है, ताकि किसी भी तरीके का मिसनॉमर फीलिंग ना स्टेटमेंट को बना दे। अभी वेरी क्लियर ऑन दिस? एम्बिगुअस स्टेटमेंट नहीं होना मांगता है। समझ में आ रहा है तुमको? तो ही हैज किल्ड हिम मैंने बोला। अब यह भी हो सकता है कि उसने खुद को मार लिया। सुसाइड नहीं कर सकता है क्या? तो ही हैज किल्ड हिमसेल्फ मैंने बोल दिया, तो उसने खुद ही को मारा है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वही बच्चा बताओ क्या है? सब्जेक्ट है। तो जब भी किसी के साथ सेल्फ लग जाता है, जब भी किसी के साथ सेल्फ लग जाता है तो वो किस टाइप का प्रोनाउन हो जाता है बेटा? रिफ्लेक्सिव। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब दो सेंटेंस दूंगा तुमको। राम हैज कुक्ड फूड फॉर हिमसेल्फ। दूसरा, राम himself has cooked food। ये वाला स्टेटमेंट और दूसरा वाला स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखो। राम हैज कुक्ड फूड फॉर हिमसेल्फ। राम हो गया बेटा सब्जेक्ट, हिमसेल्फ क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट, जो रिफ्लेक्स कर रहा है ऑब्जेक्ट को राम के ऊपर। अरे बोलो हाँ या ना? तो ये बताओ क्या हो गया बेटा? रिफ्लेक्सिव। लेकिन यहां पे देखो, राम ने खुद ही खाना बनाया है, खुद के लिए नहीं बनाया है, खुद ही बनाया है बिना किसी की मदद के। तो ये जो चीज है ना, ये हिमसेल्फ, ये पता है रिफ्लेक्स नहीं कर रहा है, ये राम को क्या कर रहा है बेटा? इंफसाइज कर रहा है। अरे बोलो हाँ या ना? राम पे इंपॉर्टेंस दे रहा है बेटा। इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे बेटा इंफटिक प्रोनाउन। क्या बोलेंगे बेटा? इंफटिक। यानी कि सेल्फ में इस्तेमाल, सेल्फ के साथ इस्तेमाल होने वाले जो प्रोनाउंस हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक रिफ्लेक्सिव नेचर का और एक इंफटिक नेचर का। इंफटिक नेचर वाला जो बंदा है वो खुद ही पे फोकस करता है, जबकि रिफ्लेक्सिव वाला जो बंदा है वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के ऊपर डालता है। कैसे पहचानोगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा इंफटिक है? रिफ्लेक्सिव अधिकतर टुवर्ड्स द एंड आता है और इंफटिक राइट आफ्टर द सब्जेक्ट आता है। अरे बोलो आया कि नहीं आया? रिफ्लेक्सिव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टेटमेंट आता है और इंफटिक जो होता है वो राइट आफ्टर दी। कोई दर्द पहचानने में कोई दिक्कत होगा? सवाल आया एग्जाम में, सवाल आया, एक सेंटेंस लिखा उसने, बोला कि बताओ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये, और उसमें रिफ्लेक्सिव भी दे दिया, इंफटिक भी दे दिया। तो टिक सही करके आओगे कि नहीं आओगे? अगर टुवर्ड्स द एंड है और आफ्टर द ऑब्जेक्ट है, टुवर्ड्स दी और आफ्टर दी, तो पक्का बताओ क्या होगा? और अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद है तो बताओ क्या होगा? इंफटिक। कोई दिक्कत? ठीक बात। अब हम लोग जरा देख लेते हैं सब्जेक्ट। तो सबको समझ में आ गया होगा? बोलो हाँ ना भाई? अरे बोलो ना। अब हम लोग आएंगे, बताओ किसके ऊपर बेटा? वर्ब के ऊपर। क्योंकि दो हिस्से हैं तो सब्जेक्ट भी समझना होगा और वर्ब भी समझना होगा। ठीक है? वर्ब क्या होता है? वर्ब होता क्या है? क्रिया। बहुत सुंदर, क्रिया होता है। ठीक है? हिंदी में कभी शर्माओ मत, वो स्कूल में तुमसे फाइन वसूला जाता होगा हिंदी बोलने पे। अरे बोलो हाँ या ना? बहुत ही बकवास है, कूड़ा है। इससे तुमको ना हिंदी मजबूत करने दिया
ना इंग्लिश मजबूत करने दिया, इंग्लिश बोलने का मन नहीं होता था, हिंदी बोलने नहीं दिया जाता था। अरे बोलो हाँ या ना, हिंदी बोलने का, अंग्रेजी बोलने का मन नहीं होता था। मतलब ऐसा कैसे स्कूल में एक्सपेक्ट किया जाता है यार कि लोग दोस्तों में बात करें तो अंग्रेजी में बात करें? मतलब क्या बात करें, हाय डूड व्हाट्सअप, अपने दोस्तों से ऐसे बात करोगे? साला दोस्त तुमको गुम्मा चला के मार देगा क्या भाई यहां से। मेरे को नहीं समझ में नहीं आता स्कूल वाले ऐसा रूल आते क्यों है, बकवास है यार, कूड़ा रूल है यार ये। हिंदी बोलने पे 50 रुपीज फाइन, साला खुद अंग्रेजी बोलते समय 50 ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रही है प्रिंसिपल। 90% स्कूल के प्रिंसिपल को खुद अंग्रेजी नहीं आता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मां कसम, मैं बहुत सारे स्कूल में जाता रहता हूं। पहली बात तो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा होता कोई आदमी तो प्रिंसिपल क्यों बनता, वो भी स्कूल का। अरे साइंटिस्ट बनो, आईएएस ओएएस बनो, बैठ के स्कूल चला रहे हैं, हम बहुत पढ़े लिखे, भाग यहां से। बहुत सिंपल सी बात है भाई, जैसे हम बहुत पढ़े लिखे होते तो पढ़ाते क्यों, ट्यूशन मास्टर क्यों होते हैं? अरे आईएएस ओएएस बनते, नेता होता बनते, केजरीवाल टाइप आदमी होते हैं हम, आइंस्टाइन होते। टीचर है भाई, इसका मतलब इंटेलिजेंट नहीं है, रोजी रोटी चला रहा है अपनी, दैट्स अ फैक्ट। इतनी ऑकवर्ड आंखों से मत देखो, दुनिया में नॉन इंटेलिजेंट आदमी हो सकते हैं, वो भी इंसान होते हैं। इसकी आंखों से तो तुरंत मेरे लिए इज्जत ही चली गई। मैंने बोला इंटेलिजेंट, अच्छा, जैसे आंखों से ही कह रही हो मर जाके यहाँ पे क्या कर रहा है। ऐसा नहीं कर, पाप लगेगा तेरे को, माता रानी पाप दे देगी तेरे यार। हाँ ओके, खैर, तो वर्ब पे हम लोग थे। वर्ब होता क्या है? पहली बात तो इस क्लास में बहुत सारे बच्चे आज एब्सेंट हैं, सबको ये लगता है ग्रामर क्या पढ़ना है, ये सब चट्टे फेल होंगे। हम सही बता रहे हैं, जिसको ये लग गया कि हमको आता है ना भाई, उसको दुनिया में कुछ नहीं आता है। मेरी बात नहीं समझ रहे हो? जिस दिन आपको ये लग गया कि आपको सब आता है, उस दिन आपको कुछ नहीं आता है। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ ग्रोथ। अब ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, आई कैन गारंटी स्कूल में नहीं बताया गया होगा। अरे बोलो हाँ या ना। और स्कूल में नहीं पढ़े हो तो इतने बड़े तो दाता नहीं हो कि कहीं और से पढ़ के आए होगे, क्योंकि स्कूल में दिया हुआ काम ही नहीं करते थे तुम। फिर आके मेरे को बताओगे यू नो व्हाट सर, मैंने स्कूल के बाहर पढ़ा है। चट्टे मेरे को समझा रहे हो? अरे तुम पढ़े बड़े हो नहीं, तुम्हारे अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस है फुग्गा वाला बलून, इतना बड़ा लगता है, पिन लगता है, सब फूट जाता है। सारा बुखार उतर जाता है जब आदमी पेपर में बैठता है, जमीन नीचे से खिसकती है खाट। फिर उसको अगर 10,000 रुपए कोचिंग में दिया, किया क्या? 10,000 प्लस टैक्स दिया, किया क्या? अरे बोलो हाँ यार। तुमने पढ़ा नहीं रे पागल, हमने तो पढ़ाया था, तुमने नहीं पढ़ा, ये तुम्हारा फ्लॉ था। अभी टुगेदर ऑन दिस, यस और नो? ध्यान से आदमी कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है वो पढ़े ना, और थोड़ा सा चित्रपट खोल के पढ़े। चित्रपट समझते हो, पिक्चर का ही जो गोल है ना, खोल के जो पढ़ाया जा रहा है। 90% लोगों का ना प्रॉब्लम पता है क्या? ईगो का प्रॉब्लम है, स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे भी। टीचर आया, आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, बता क्या पढ़ाओगे बे तुम? हमको ग्रामर पढ़ाओगे? लामार्टिनियर से पढ़े हैं हम, जिंदगी भर वही पढ़े हैं, तुम पढ़ाओ। 10 ग्रामर का सवाल दे दो, एकदम खून आंखों में आ जाता है, ये तो सोचा ही नहीं था, एक्सीडेंट हो गया, ये धूम मचाले कर रहे थे, सामने ट्रक आ गई। That's a fact. I've seen a lot of people. I've seen IITians also. मैं भी IIT कानपुर में था थोड़े दिन पहले, एक हफ्ते पहले IIT कानपुर में। तो हमारे यहाँ काम करता है, हमारे मार्केटिंग देखता है बंदा, मनिंदर, मस्त बंदा है, मस्त रहता है, उसको देश भाड़ में जाए देश दुनिया, अपना काम करता रहता है मस्त मनिंदर। तो IIT कानपुर में सेमिनार था, मनिंदर पीछे बैठा हुआ था, गाड़ी में पीछे बैठा हुआ, तो कहता सर IIT कानपुर में सेमिनार है। हम कहे तो सर कभी गए नहीं है। हम तो वहीं पैदा हुए थे, तो गए नहीं है। अरे आदमी बच्चा पढ़ता, बच्चा ही पढ़ता है वहां पे। सियार जंगल में थोड़ा ना मतलब शेर घूम रहा है जो जाओगे देखेगा तुमको काट लेगा, नॉन वेजिटेरियन है, उसके इतने बड़े बड़े दांत हैं। आ गए तुम, मैं IIT में शिकार की तलाश में बैठा था, तुम आ गए। डजंट हैपन दैट वे यार, सिंपल चिल्ड्रन। तो मेरे से बोला कि सर ये तो
आईआईटियंस हैं सर, भारत का सबसे मुश्किल एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे हैं और फिर इनको क्या ही हम लोग बताएंगे, हमको जो उनको नहीं पता है। बोले क्या वो गधे, और सर क्या बात कर रहे हैं। तुम विश्वास करो, मैं पहली बार गया, मैं सेमिनार में बेड में खड़ा हुआ, रात में 9:30 से 11:30 का सेमिनार, सॉरी 7:30 से 9:30 का सेमिनार था। आई वेंट टू इन द सेमिनार। सबसे पहला स्टेटमेंट जो मैंने बोला कि देखो भाई, तुम लोग अपने आप को घोड़ा समझ रहे होगे, हो तुम गधे, इस बात को एक्सेप्ट कर लो। कितने लोग मानते हो? हाँ। सारे बोले हाँ सर, सब बोले हाँ। हमने बोला कि देखो, तुमने पहले 11th-12th में आईआईटी की तैयारी करी, कट थ्रोट कंपटीशन, लाखों रुपया बर्बाद किया कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, फिर तुम कैसे जैसे भी घिसकते हुए गिरते पड़ते आके यहाँ बैठ गए। तुम लोग आज के बाद लाइफ सेट हो जाएगा। फिर क्लास में पहली बार एक प्रोफेसर आया होगा, वो कहा होगा देखो तुम आईआईटी में तो आ गए हो, अब यहां से निकलना बहुत मुश्किल है, पास होना बहुत मुश्किल है। तुमको लगा अरे अभी तो चैलेंज पार करके आए हैं फिर से। फिर तुम थर्ड ईयर में आते आते ना सब प्लेसमेंट, किसी का 30 लाख का प्लेसमेंट लग रहा है, किसी 50 लाख की नौकरी लग रही है, किसी 60 लाख की नौकरी लग रही है, और तुम डिप्रेस होते जा रहे हो, मेरा क्या होगा। फिर तुम्हारे क्लास में ना कोई बंदा आईएम अहमदाबाद चला जाता है और ना तुमको 20 लाख की नौकरी मिलती है और किसी को आईएम अहमदाबाद मिल जाता है, फिर तुम डिप्रेस हो जाते हो, हाय राम मेरा क्या होगा, वो तो बहुत आगे निकल गया, आईएम अहमदाबाद में जाके बैठ गया। The sense of competition is never going to end. Do you all agree with me? Yes or no? You sit into the world's best campus. You sit in the world's best campus. And I'm telling you the reality. तुम लोग यहाँ बैठे हो तो सोचते हो आईआईटी में जाएं, आईआईटी में जाने के बाद सोचते हो आईएम अहमदाबाद में जाएं, आईएम अहमदाबाद में जाने के बाद सोचते हो कि मेरे को ना EY या मैकेंजी में जॉब मिल जाए, मैकेंजी में चले जाते हो तो मन करता है कैसे हम सीनियर एसोसिएट हो जाएं, सीनियर एसोसिएट हो जाते हो तो मन करता है कैसे डायरेक्टर हो जाएं, कैसे भी डायरेक्टर बन जाते हो तो मन करता है सीईओ कब बनेंगे, सीईओ जब बन जाते हो तो मन करता है कि यार मैकेंजी जैसी दूसरी कंपनी हम कब खोलेंगे। और फिर 60 साल की उम्र हो जाती है, आदमी बैठा होता है, इधर उधर पाइप लगा रहता है, मन में सपना होता है मैकेंजी बनाएंगे, एक दिन भगवान आता है कहता है चलो टाइम ओवर। You all agree with me, yes or no? Life never satisfies you. Life never satisfies you. There are only two things which can make you happy in life. One, always be open to learning and accepting people. You should be very open to learning and accepting. You should accept people who are better than you are. You should also accept people who are not better than you, not better than as you are, not as good as you are, maybe. If you judge people by way of their intelligence or by virtue of their intelligence, you will make half the world your enemies. आधे से ज्यादा दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी। और सफलता पाके करोगे क्या जब तुम्हारे साथ में लोग नहीं रहेंगे। हेलो, यू ऑल एग्री विथ मी? यस और नो? किसको दिखाओगे? लैम्बोर्गिनी खरीद के दिखाओगे किसको? उसको जो सड़क पे तुमको जानता ही नहीं है, वो लैम्बोर्गिनी दिखेगा, तुमको थोड़ा दिख रहा है। और चूंकि तुम्हारे साथ लोग नहीं है तो लैम्बोर्गिनी के अंदर जो बैठा है उसकी वैल्यू नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम भैया हेल्थ का ध्यान दो। गो फॉर रनिंग, आधा घंटा खेलो डेली, 1 घंटा खेलो, स्वेटिंग होना चाहिए, थोड़ा सा बॉडी से टॉक्सिसिटी निकलनी चाहिए। नंबर 2, योर करियर, बी वेरी ऑनेस्ट टू इट। एंड नंबर 3, मेक श्योर दैट यू रिस्पेक्ट पीपल अराउंड यू। इफ यू हैव 3 थिंग्स इन लाइफ, तुम्हारे पास हेल्थ है, तुमको अपना काम करने आता है, और तुमने आसपास के लोगों को ना सम्मान देते हो, इज्जत देते हो, दुनिया में और कोई चीज तुमको हरा ही नहीं सकती है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज कम होगा, तुम खत्म हो जाओगे वहीं पे। तुम बहुत मेहनती हो, मेहनत करना जानते हो, लेकिन शरीर खराब हो गया, शुगर हो गया 40 साल की उम्र में, बीपी हो गया, तुम मेहनत कर ही नहीं पाओगे, शरीर ही अलाउ नहीं करेगा। तुम इस दीवार में छेद करना चाहते हो, लेकिन जो छेद करने वाली मशीन है उसमें धार ही नहीं है, दीवार में छेद ही नहीं होगा, चाहे जितना कोशिश कर लो। ऐसे ही काम करने के लिए जो माध्यम है काम करने का, वो तो शरीर है ना भाई। अग्रीड? हेलो, यस और नो? शरीर खराब है तो सब खराब। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। You don't know the value of your health because you have not gone through what it feels like not having a great body. जो हमेशा 360 दिन में ना 300 दिन बुखार में रहता है, उससे जाके पूछो शरीर की वैल्यू क्या है। वो करोड़ घर बेचना चाहता है, कोई किसी का किडनी खराब हो जाता है, अपोलो में भर्ती होता है, उससे पूछो कि किडनी तुम्हारा ठीक हो जाएगा, बोलो घर बेचोगे, कहोगे भाई अभी ले लो, किडनी सही करो पहले। You understand the value of health only when you are in lack of it. तुमको किसी दिन बुखार आ जाए,
और आदमी कहे तुमसे 1 लाख रुपया है, ये लोगे कि 1 महीना बुखार रहेगा, ये लोगे? तुम कहोगे भाई 1 लाख रुपया ले लो, बुखार पहले ठीक करो। Does it happen? Does it happen? Yes. Never compromise with your health, ladies and gentlemen. That's very important. Number 2, take very good care of your relations, friends, families, relatives. जिससे मिलो मुस्कुरा के मिलो। और ये जो एक जो पर्दा लोग टांगे रहते हैं ना कि हम तो कर लेंगे, वो झंडू लोग होते हैं, वो दुनिया में कुछ नहीं कर पाते। कर लेंगे वाले लोग कभी कुछ कर नहीं पाते हैं। कर रहे हैं वाले लोग दुनिया में हर चीज कर लेते हैं, और जो कर रहे हैं वो कर लेंगे ऐसा एटीट्यूड कभी नहीं लाते। अग्रीड? अग्रीड? यस और नो? हम कर रहे हैं। जो आदमी जितना काम करेगा, तुमको पता है दुनिया में सबसे हम्बल बच्चे तुमको कहां पे मिलेंगे? आईआईटीज में। वो सबसे तेज है पढ़ने में, वो सबसे तेज है पढ़ने में। तुम, आई बेट माई लाइफ, तुम किसी आईआईटीएन को बुलाओ और किसी एमिटी यूनिवर्सिटी को बुलाओ, एमिटी वाले बच्चे को बुलाओ, एमिटी वाला ज्यादा हवा में रहेगा, वो पूमा का जूता होता पहने एकदम जो है दिखाएगा कि आई एम वरी। आईआईटीएन जो हाफ पैंट पहन के आएगा हवाई चप्पल में, और इतना रिस्पेक्ट करेगा ना आपको यकीन नहीं होगा कि दुनिया के टॉप कैंपस से आ रहा है। आदमी जितना ऊंचा होता है ना उतना ही हम्बल होता है, उसको मालूम है मेहनत की कीमत। क्योंकि एमिटी में जो बच्चा बैठा है वो मेहनती नहीं है, इसलिए वहां बैठा है, इसलिए वो दिखाना चाहता है कि हम बड़े इंटेलिजेंट हैं। और जो मेहनत करके वहां पे पहुंच चुका है ना, वो जानता है कि मेहनत करने में कैसा होता है, वो कड़ा है। इसलिए उसके अंदर ईगो जैसी चीज खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा भी ईगो आता है ना कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, उसके बगल वाला उसका बाप बैठा है, वो कहते तुम ही इंटेलिजेंट हो साले, हम इंटेलिजेंट है। इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है ना वहां के बच्चों में कि भाई किसी का ईगो डेवलप करने ही नहीं देते हैं वो। तुम सोचोगे हम थोड़े बेहतर हैं, बगल वाला आएगा तुमको क्रश कर जाएगा। मेरा एक स्टूडेंट था रोहन गुप्ता, रोहन गुप्ता कैट 20 में 99.59 परसेंटाइल, कैट 21 में 99.97 परसेंटाइल। इस बार उसका फोटो इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो कैट 20 में लगा चुका था मैं इसको। 99.87 परसेंटाइल। आईटी कानपुर, फर्स्ट पैकेज 34 लाख के अमेजॉन के साथ, पहली नौकरी 34 लाख रुपए की अमेजॉन के साथ। 6 महीना काम किया, कैट लिखा, आईएम कैलकाटा में जाके बैठा है। तो ना उसने रिज्यूमे दिया, कहा कि सर मेरा एक इंटरव्यू ले लो, मॉक इंटरव्यू। मैंने रिज्यूमे दिखा, मेरे हाथ पांव फूल गए। 10th 98, 12th 98, ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर 7.6 सीजीपीए आउट ऑफ 9, 7.6 सीजीपीए। उसके बाद कैट में 99.97 परसेंटाइल, उसके ऊपर से नेशनल चेस चैंपियन, नेशनल चेस चैंपियन। यार तुम आदमी हो क्या, हो भूत हो तो क्या तुम? उसके बाद सुनो, आईटी कानपुर में रहते हुए उस बच्चे ने सीए क्लियर किया था। He was a CA also, and he was an engineer from IIT Kanpur also. So he was an engineer in civil engineering. He was an engineer in civil engineering and a CA. अब वो shocked. मैंने पूछा ये तेरा कॉमर्स था क्या? कहा हाँ सर, वो मैंने ना वो मेरे स्कूल में आईसीएससी बोर्ड में या सीबीएसई में शायद ऑप्शन होता है, आप कॉमर्स विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड वो ले सकते हो। मैंने कहा ये भी होता है, मेरे को तो पता नहीं था। So he took commerce also, did CA also, and he qualified CA in just 4 years. यानी कि हर बार में, हर अटेम्प्ट उसका पहली बार में क्लियर होता गया। इंटर्नशिप नहीं किया था अभी उसने, इंटर्नशिप कर दो 5 साल हो जाता। ऐसे बच्चे हैं। करेंटली ही इज इन आईएम कैलकाटा में उसका प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला है 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। किसके साथ? ये कंपनी है, कंपनी एक बहुत बढ़िया हेड हंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सम कंपनी विथ एस, आई डोंट नो, यूरोप की कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है। तो प्री प्लेसमेंट ऑफर है, अभी पास करेगा, अभी वो जुलाई में, इस साल जुलाई में पास करेगा, लेकिन प्लेसमेंट हो गया उसका। तो आपको जिस दिन लगे कि आप बहुत हवादार आदमी हो ना, ये फोटो पे नजर घुमा लेना तुम। ये बिग डैडी हैं सब। मणिकांत यादव, चाय बेचने वाला लड़का, यहीं टेढ़ी पुलिया पे चाय बेचता था ये, आई एम अहमदाबाद।
currently he is a senior vice president of a bank called Chase Manhattan. इंडिया ऑपरेशंस देखता है चेज मैनहट्टन का, यूएस की बैंक है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। आई एम अहमदाबाद, 2019 पास आउट, राइट। आयुष अग्रवाल, आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर, आई एम बैंगलोर। इस साल उसका प्री प्लेसमेंट ऑफर हुआ है। ऑफर किसमें हुआ है? ब्रिटानिया, नाम सुने हो? ब्रिटानिया, नॉर्थ इंडिया हेड, ब्रिटानिया। पहली जॉब ब्रिटानिया का नॉर्थ इंडिया हेड। What I'm trying to tell you is, खुद बच्चे हैं भाई। उत्कर्ष राय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तिरुमल कॉलेज, मेरे कॉलेज का है। फर्स्ट अटेम्प्ट 99.59 परसेंटाइल इन कैट। कैट क्या है? दुनिया का सबसे मुश्किल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम। 99.59 परसेंटाइल, फर्स्ट अटेम्प्ट, आई एम अहमदाबाद। प्री प्लेसमेंट ऑफर इसको मिला है। इंटर्नशिप 3 लाख रुपए महीने की मिली थी इसको। इंटर्नशिप, नौकरी नहीं, इंटर्नशिप, पार्ट टाइम जॉब, 3 लाख रुपए महीने की। What I'm trying to tell you is, भाई दुनिया में एक से एक पड़े हैं, और तुम लोग के पास रास्ता भी बहुत लंबा है, बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में। सीयूटी तो बहुत छोटा एग्जाम है। सीयूटी क्या है भाई? 3 से 4 घंटे डेली मेहनत करेगा, सीयूटी जैसे पेपर ऐसा फाड़ के आएगा। सीयूटी क्या एग्जाम होता है? मतलब बड़े काम करने हैं। सीटी क्वालिफाई कर, किसी अच्छे डीयू के कॉलेज में जा, तैयारी एकदम फर्स्ट ईयर से ही तैयारी कर। टारगेट होना चाहिए आई एम अहमदाबाद। अरे बोलो हाँ ना भाई, टारगेट होना चाहिए आई एम अहमदाबाद। 3 साल जम के तैयारी कर, छोड़ नहीं। जो तैयारी कर रहा है यही चीज आगे काम आएगी। इसी को बस क्या करना है, तेरे को एक्सटेंड कर देना है, सेम सब्जेक्ट्स, लेवल थोड़ा ऊपर कर देना है, दैट्स इट। वो वहां जाएगा, फिर वहां से टॉप कंपनीज में जा। सिंपल अंडर ग्रेजुएट से काम नहीं चलेगा। तो सिंपल अंडर ग्रेजुएट में इंडिया के टॉप कॉलेज में, सही सुखदेव में भी जाके बैठेगा ना, तभी तेरे को आईएम में जाने का मन करता रहेगा। हाईएस्ट पॉइंट नहीं है। आर वी ऑल गेटिंग इट? आर वी ऑल वेरी क्लियरली गेटिंग इट? यस और नो? राइट, एम हायर। और ये छोटी मोटी चीजों के चक्कर में ना पड़ो। सीयूटी तो मतलब तुम लोग, मैं गारंटी देता हूं यार, तुम में से जितने लोग हैं ना, थोड़ा भी अच्छे से 2-4 घंटे डेली मेहनत कर दिए दम से, सीयूटी जैसे पेपर तो मतलब बहुत ही इजी पेपर है यार। फर्जी में इसका भोकाल मचाया गया है। तुमको गाइडेंस सही मिल रही है, तुम अपना पढ़ाई करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। देयर इज नो रीजन व्हाई यू विल नॉट क्वालिफाई इट। देयर इज नो रीजन। आर यू ऑल गेटिंग इट? यस, ऑलराइट, परफेक्ट। वर्ब, वर्ब का मतलब क्या होता है? काम करना, बोले तो कर्म। अब दुनिया में मेन वर्ब एक होता है, और एक बताओ क्या होता है बेटा? ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। बचपन में पढ़ा होगा बेटा, मैंने बोला राम इज जंपिंग। राम बताओ क्या है बेटा? सब्जेक्ट। जंप क्या है बेटा? मेन वर्ब। इज क्या है बेटा? ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या होता है बेटा? टाइम बताना। क्या बताना बेटा? तो ऑक्सिलरी वर्ब का काम होता है टाइम बताना, और क्या बताना बेटा? नंबर बताना। इससे पता चल रहा है कि राम सिंगुलर है, इससे पता चल रहा है कि प्रेजेंट टेंस में काम हो रहा है। इससे काम कर रहा है कि नंबर है, इससे काम कर रहा है कि प्रेजेंट टेंस है। अभी ऑल गेटिंग इट? यस और नो? क्या दूसरा सवाल, क्या दुनिया में ऐसा हो सकता है कि बिना ऑक्सिलरी वर्ब के कोई स्टेटमेंट बन जाए? जवाब है ना। दुनिया में बिना ऑक्सिलरी वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। अब आपके मन में बात आएगी कि सर ऑक्सिलरी वर्ब होते कौन कौन से हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर। फिर आ जाता है आपके सामने हैज, हैव, हैड, बी, बीन, बीइंग, डू, डज, डिड। और आपके पास कुछ मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं जो इमोशंस का काम करते हैं, जैसे कि कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट। ये आपके सामने प्योर ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये आपके सामने आ जाते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल, MODAL, मॉडल। मॉडल मतलब जो ऑक्सिलरी वर्ब्स मूड बताते हैं। आई कैन वॉक, आई कुड वॉक, आई शैल वॉक, आई शुड वॉक, आई मे वॉक, आई माइट वॉक। ये क्या है? मूड बदल रहा है ना सेंटेंसेस में। अरे बोलो हाँ या ना?
आई कैन डू दिस थिंग, आई वुड डू दिस थिंग, क्या हो गया, मूड बदल गया। तो ये जो होते हैं ना, ये टेंस में टेंस से लिमिटेड नहीं होते हैं, ये मूड बताने का काम करते हैं। अभी वेरी क्लियर ऑन दिस, यस और नो। और ये वाले क्या होते हैं, टेंस और नंबर बताते हैं। इज दैट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? अब ये कौन प्लूरल के साथ होता है, कौन सिंगुलर के साथ होता है, ये बताऊंगा अगर, तो मेरे को लगता है टाइम वेस्ट होगा। इतना आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि हैज जो होता है सिंगुलर के साथ, हैज प्लूरल के साथ, हैड पास्ट में यूज होता है। अरे बोलो हाँ ना भाई, क्या ये भी बताने की जरूरत है कि मैं इसको स्किप कर सकता हूं? स्किप कर दूंगा, ठीक बात। अब बच्चे ने बोला कि सर एक बात बताओ, राम इज जंपिंग में आपने ये बोला कि दुनिया में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब, दुनिया में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब बिना इसके यूज नहीं हो सकता, दुनिया में कोई भी सेंटेंस बिना ऑक्सिलरी वर्ब के नहीं बन सकता। फिर बच्चे के मन में आया सर राम जंप्स, ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं सर इसमें, आपने बोला था बिना ऑक्सिलरी वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता, ये तो बन गया। मैंने बोला इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है, तेरे को दिख नहीं रहा है। बच्चे ने बोला सर कैसे? मैंने बोला ये सेंटेंस एक्चुअली है राम डज जंप। बच्चे ने बोला सर क्या मजाक कर रहे हो, राम डज जंप और राम जंप से एक होता है। मैंने कहा हाँ ये राम डज जंप है। बच्चे ने बोला सर कैसे? मैंने कहा देख एक एग्जांपल देख। मैंने बोला राम इज जंपिंग, तेरे को अगर इसका क्वेश्चन बनाना हो तो तू कैसे बनाएगा, बोलो ना, इज ऐसे बनाएगा ना, आना भाई बोलो। तो क्या करेगा, वर्ब सब्जेक्ट को बाद में करेगा, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले रख देगा। दुनिया में किसी भी स्टेटमेंट को, दुनिया में किसी भी स्टेटमेंट को अगर मेरे को क्या बनाना है बेटा, क्वेश्चन बनाना है, तो ऑक्सिलरी वर्ब को पहले रखोगे, सब्जेक्ट को बाद में रखोगे, यही तो करोगे ना। अच्छा एक बात देखो, राम जंप्स, इसका जब क्वेश्चन बनाते हो तो क्या करते हो, डज जंप, एस यहां पे आ जाता है, डज राम जंप, यानी कि ये ओपन किया तो ऐसा है ना, इसका मतलब इसका एक्चुअल सेंटेंस अगर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, राम। हमने इसको और इसको कंबाइन करके ये बोला, इसको हम लोग फ्यूज्ड वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूज्ड। डज तो होता है। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि राम जंप्ड, तो क्या बनाओगे, इसका क्वेश्चन क्या बनाओगे, डिड जंप्ड की जंप, जंप। क्यों, ये ईडी यहां पे आ चुका है ऑलरेडी, इसीलिए डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, स्कूल में बताया गया होगा। क्लियर है ना, ठीक बात है। अब बात यह है कि दुनिया में एक रूल याद रखना, दुनिया में जितना भी ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस का होता है वो हमेशा किसके हिसाब से लगता है बेटा, किसके हिसाब से लगता है, क्यों लगता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। क्योंकि वर्ब को करने का काम कौन करता है बेटा, सब्जेक्ट। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या बताता है बेटा, नंबर बताता है, और बताता है बताओ क्या, टाइम। टाइम किसका बताता है, वर्ब का। नंबर किसका बताता है बेटा, सब्जेक्ट का। इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब दुनिया में जितना भी लगेगा वो किसके हिसाब से लगेगा बेटा, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट सिंगुलर तो ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो ऑक्सिलरी वर्ब भी। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमेशा बताओ क्या होना चाहिए बेटा, अग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा, अग्रीमेंट होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। क्या मेरी बात समझ, क्या मेरी बात समझ में आई? सुंदर बात है। अब रूल नंबर 1 क्या बोलता है, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड यूजुअली टेक अ वर्ब इन द प्लुरल। बकवास चीज है, हम लोग सीधे एग्जांपल पे आते हैं। हरि एंड राम आर इज हियर, होना चाहिए आर हियर। क्यों बेटा, हरि एक सब्जेक्ट हुआ, ये दूसरा सब्जेक्ट हुआ, जब तक ये दोनों होगा तब तक, अगर ये दो प्लुरल होगा तो यहाँ पे प्लुरल लगना चाहिए। बोलो क्लियर है कि नहीं? अगर यही सेंटेंस, ये देखो, हरि एज वेल एज राम इज हियर कि आर हियर, जल्दी से बताओ मेरे को। हरि एज वेल एज राम आर हियर की इज हियर, इज हियर। क्यों बेटा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट कौन है, हरि, और राम क्या कर रहा है, उसको सिर्फ फॉलो कर रहा है। तो हमेशा जो भी नंबर लगता है वो किसके हिसाब से लगता है बेटा, प्राइमरी सब्जेक्ट के हिसाब से। ये जो हमेशा लगेगा प्राइमरी सब्जेक्ट। यहाँ पे प्राइमरी सब्जेक्ट 2 है बेटा, इसलिए प्लुरल लगा है। यहाँ पे एज वेल एज में प्राइमरी सब्जेक्ट बताओ क्या है बेटा, 1 है बेटा, इसे सिंगुलर लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक बात है, याद रखेंगे। वर्ब हमेशा किसको अग्री करेगा, सब्जेक्ट को कि प्राइमरी सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट 2 तरीके के हो सकते हैं बेटा, सेकेंडरी और प्राइमरी, लेकिन काम कौन करता है बेटा, प्राइमरी। इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब किसको अग्री करेगा बेटा, सिर्फ प्राइमरी को बेटा। प्राइमरी अगर प्लुरल होगा तो वो ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लुरल,
प्राइमरी अगर सिंगुलर होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब भी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां पे। क्वेश्चन देखिए जरा, ये देखिए, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? ये देखो, सेक्रेटरी है और ये प्रिंसिपल है, हमको कैसे पता कि ये दोनों अलग अलग आदमी हैं? ये दोनों अलग अलग अगर होंगे तो देख सकते हो ये नाम नहीं है, ये पोजीशन है। अरे बोलो हाँ यार। और पोजीशन को अलग करने के लिए मेरे को ना 2 बार अलग अलग चीजें लगानी पड़ती है। तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट होगा द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल। तो तब हम इसको मानेंगे कि अलग अलग है। अगर केवल द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, तो ये दोनों पोजीशन से एक ही आदमी फिल कर रहा है, इसलिए यहां पे इज हो जाएगा। अरे बोलो हाँ यार। तो सेंटेंस क्या होगा? द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग। अगर प्लूरल करना हो तो क्या बोलूंगा? द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल। याद रहेगा? नेक्स्ट, एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी। एवरी लगा है ना भाई, तो वर हो ही नहीं सकता, वॉज ही होगा। अरे बोलो आया कि नहीं? एवरी लगा है ना, तो वर कभी हमेशा क्या होगा बेटा? नाइदर ही नॉर आई वर देयर। गलत हो गया। याद रखेंगे बेटा एक बात, नाइदर नॉर आइदर और में हमेशा, या फिर और में हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। किसके हिसाब से बेटा? सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से। ये तो पक्का है कि नाइदर नॉर आइदर और होगा तो 2 सब्जेक्ट होंगे यहां पे, नहीं तो इसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर, आइदर द टीचर और द प्रिंसिपल्स, नाइदर टीचर, आइदर द टीचर और द प्रिंसिपल इज कमिंग की आर कमिंग। अब इसमें सब्जेक्ट देखो, पहला सब्जेक्ट ये वाला हुआ, दूसरा सब्जेक्ट ये वाला हुआ। अरे बोलो हाँ या ना? ये वाला सिंगुलर है, ये वाला प्लूरल है। किसके हिसाब से लगाएंगे बेटा? सेकंड वाले सब्जेक्ट। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे भी प्लूरल होगा। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पे क्या हो जाता बेटा? सिंगुलर। इसी तरह नाइदर नॉर में भी, इसी तरह और में भी। अरे बोलो आया कि नहीं आया? अच्छा, एक और चीज है जो मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे आप लोगों को। मैंने बोला नन ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट की आर प्रेजेंट। जल्दी से बताओ मेरे को, क्या सही होगा? नन ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट की आर प्रेजेंट? आर प्रेजेंट। किन लोग लगता है इज प्रेजेंट होना चाहिए? नन ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट की आर प्रेजेंट? इज होना चाहिए। क्यों इज होना चाहिए? ठीक है, नन ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट आर प्रेजेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या आएगा? यहाँ पे इज भी हो सकता है और आर भी हो सकता है, दोनों ही सही है। नन के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों लग सकता है। बच्चा पूछता है सर लॉजिक बता दो मेरे को। क्यों? मैं लॉजिक बता देता हूं। देखो, इज प्रेजेंट और आर प्रेजेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर ध्यान से देखो, नन ऑफ दी हटा दो, यहाँ पे नन ऑफ दी हटा दो, तो बॉयज इज प्रेजेंट होगा कि आर प्रेजेंट होगा? द बॉयज इज प्रेजेंट कि आर प्रेजेंट? तो अगर यहां तक देखोगे तो आर प्रेजेंट हो जाएगा, फिर नन ऑफ दी लगा दो तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सेंटेंस सही माना जाएगा। लेकिन अगर ये देखोगे नन ऑफ द बॉयज, तो इसकी वैल्यू क्या है? 0। अरे बोलो हाँ या ना? और नन ऑफ द बॉयज को देखोगे तो यहां पे बताओ क्या लगेगा? तो अगर ब्लॉक के ऊपर होता है, ये वाला देखोगे तो आर होगा, ये वाला देखोगे तो इज होगा। इसलिए नन एक एक्सेप्शन होता है बेटा, नन के साथ सिंगुलर भी यूज होता है। और लेकिन शर्त यह है कि नन के बाद, नन ऑफ के बाद ये भी जो भी सब्जेक्ट आएगा उसको प्लूरल में रखना होगा। नन ऑफ द बॉय कुछ नहीं होता है, नन ऑफ द बॉयज ये हमेशा प्लूरल में ही होना चाहिए। नन और वन, नन ऑफ द के बाद सब्जेक्ट और वन ऑफ द के बाद जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो हमेशा बताओ क्या होना चाहिए बेटा? प्लूरल। याद रखेंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। नन ऑफ द बॉय इज प्रेजेंट, अगर ये लिख के आ गया सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? नन ऑफ द बॉयज। वन ऑफ द बॉय इज एब्सेंट, गलत हो जाएगा। वन ऑफ द बॉयज, और वन ऑफ द बॉयज के साथ कभी भी आर नहीं लगेगा, हमेशा इज ही लगेगा, क्योंकि वन हमेशा सिंगुलर होता है बेटा। अरे बोलो आया कि नहीं आया? ठीक बात।
क्वेश्चन देखिए, नाइदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉट, बकवास क्वेश्चन है, हटाओ। आइदर ही और आई इज मिस्टेकन, गलत हो गया। आइदर ही और आई एम, आई के साथ इज नहीं लगाएंगे, आई के साथ हमेशा एम। क्लियर है? ठीक। द काउंसिल हैज चोजन द प्रेसिडेंट, हाँ ये बात देखो, ये मैं तुम लोग को बता देता हूं, ठीक है। द टीम हैव डिसाइडेड टू प्ले, द टीम is fighting among each other. One another. ठीक है? अब इसमें सही क्या है गलत क्या है, ध्यान से देखो जरा। जब भी टीम की बात करते हैं तो दो तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है। एक हो सकता है ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गोइंग चेजिंग अ कॉमन गोल, अरे बोलो हाँ या ना। एक हो सकता है ग्रुप ऑफ पीपल हु आर टुगेदर बट डिफरेंट एट ओपिनियंस। अगर डिसीजन यूनानिमस है तो हमेशा सिंगुलर रहेगा। फॉर एग्जांपल द टीम हैव डिसाइडेड टू प्ले, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, द टीम हैज डिसाइडेड टू प्ले, क्योंकि सबने एक साथ मिलकर डिसाइड किया है प्ले करने को। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो ना। लेकिन द टीम इज फिगरिंग इज फाइटिंग अमंगस्ट वन अनदर, द टीम इज फाइटिंग अमंगस्ट वन अनदर, ये बात गलत हो जाएगा। द टीम आर फाइटिंग अमंगस्ट वन अनदर, ये सही होगा, क्योंकि टीम में हर आदमी अलग अलग झगड़ा कर रहा है एक दूसरे से। अरे बोलो हाँ या ना। तो जब भी किसी ग्रुप में इंडिविजुअल एक्शंस होंगे अपन लोग प्लुरल यूज करेंगे, अगर सिंगुलर एक्शन होगा, यूनानिमस एक्शन होगा, तो अपन लोग सिंगुलर यूज कर लेंगे। आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस? यस। मैथमेटिक्स किसी भी सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है बेटा, प्लुरल नहीं यूज होता है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब हमेशा सिंगुलर होता है। लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस यहां पे देखो, इसका हैंडआउट में दे दूंगा तुम्हें। ठीक बात है। सो मैथमेटिक्स आर अ ब्रांच ऑफ स्टडी, नहीं, मैथमेटिक्स इज। द चीफ विथ ऑल इज मेन वर मैसेकर्ड, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? प्राइमरी सब्जेक्ट बताओ कौन है? चीफ। और ऑल इज मेन बताओ क्या है? सेकेंडरी सब्जेक्ट है। तो यहां पे प्राइमरी के हिसाब से लगेगा बेटा, तो वर होना चाहिए कि वॉज होना चाहिए? प्राइमरी सब्जेक्ट और सेकेंडरी सब्जेक्ट वाले से गेम एकदम क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया? देखते ही समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो ना। ये देखो, आई हु इज योर फ्रेंड, गलत हो गया। आई के साथ हमेशा क्या लगना चाहिए? एम। तो आई हु इज योर फ्रेंड कि आई एम योर फ्रेंड, बस गलत, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ही एडवाइज टू डू इट बाय मी, गलत हो गया बेटा। अरे ये यूज ऑफ पार्टिसिपल्स है, ये मैं बाद में बताऊंगा तुम लोगों को, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। बोलो हाँ या ना। पार्टिसिपल्स में बाद में बताऊंगा, पहले किसी को खत्म कर लेते हैं, ठीक है? मेरे को याद दिला देना कि सर पार्टिसिपेट्स अपन लोगों ने स्किप किया था, वो बताना है मेरे को। गलत हो गया क्या? यूज ऑफ वर्ब्स, पार्टिसिपल्स बाद में करेंगे, हम लोग सीधे वर्ब्स पे आते हैं, ठीक है? सब्जेक्ट पे हम लोगों ने देख लिया, अब वर्ब देख लेते हैं। 3 killed and 1 were injured, एक बात बताओ, 3 killed, अरे बोलो हाँ या ना। ये एक सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, और 1 भी एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे वर 1 के लिए नहीं लगेगा, वर यहाँ पे किसके लगेगा बेटा? वॉज के लिए। एंड 3 के लिए यहाँ पे वर किल्ड लगाना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्यों? ये एक अलग स्टेटमेंट है, ये एक अलग स्टेटमेंट है। इसके लिए यहाँ पे अलग होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे अलग होना चाहिए। इसके लिए ये और इसके लिए अगर सेम होता तब तो चल जाता। फॉर एग्जाम्पल रोहन एंड 1 was killed, तो यहां पे चलेगा। लेकिन ये चीज गलत हो जाएगी जब यहाँ पे अलग नंबर है, यहाँ पे अलग रहे, फिर आपको अलग अलग लगाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है कि? समझ में आया कि नहीं आया? आई एम 17 years old and my sister 14, गलत हो गया। आई के साथ एम लगेगा, सिस्टर के साथ इज लगेगा, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। आई एम 17 years old and my sister, अलग अलग करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, ये देखो, ही के साथ हैज, ठीक है? नेवर विल टेक, नेवर विल के साथ टेक लगेगा, तो नेवर हैज के साथ टेकन लगना चाहिए। ये टेक यहां पे नहीं आएगा, ही नेवर हैज टेक आएगा तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए ही नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल टेक सच मेजर्स।
यानी कि वर्ब का जो फॉर्मेट होना चाहिए ना वो एकदम सही होना चाहिए। अगर यहाँ पे टेक लगा दोगे ना तो ये नेवर हैज टेक भी हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ही नेवर हैज टेकन एंड विल नेवर टेक। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर विथ ऑल ऑफ यू। यस, शैल वी मूव फॉरवर्ड? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं, ठीक। 10 candidates have passed, 1 failed. 10 candidates have passed, 1, क्योंकि 1 के साथ have का यूज, इसलिए दोनों को अलग अलग, नंबर अलग तो ऑक्सिलरी भी अलग हो जाएगा। अरे बोलो आया कि नहीं है? He succeeded because he works hard. अगर ये past tense में है तो इसको भी past में होना होगा बेटा, तो he succeeded because he, ठीक बात है, tense sequence clear होना चाहिए। Our teacher said that the earth moved around him. Earth, ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है ना बेटा? तो our teacher said, वो पहले बोला होगा लेकिन अर्थ तो आज भी मूव कर रहा है, तो ये moves around this. Universal truth is always in present tense, remember. Universal truth is always in, honesty was the best policy नहीं, the earth moved around the sun नहीं, the earth, love was life नहीं। देखा, ये तुरंत पकड़ लिया तुम लोगों ने। आगे देखते हैं। We start early lest we shall miss the train। गलत, lest के साथ हमेशा क्या लगना चाहिए बेटा? लिख लो इसको, मतलब ये दिमाग में होना चाहिए। लेस्ट के साथ हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? शुड। लेस्ट के साथ हमेशा शुड होना चाहिए बेटा। ग्रामर से पहले पढ़ाया गया है क्या? पढ़ाया गया है क्या? हाँ, कौन पढ़ाया था? ये पढ़ चुके हो क्या ये सब? हाँ, अच्छा ठीक है, मतलब ये सब भी पढ़ चुके हो, तो थोड़ा बहुत अलग हो रहा होगा ना? हाँ ठीक है। अच्छा, मेरे को लगा तुम लोग का ग्रामर नहीं हुआ। पूरा ग्रामर हो गया है क्या तुम लोगों का? हाँ, अच्छा, ग्रामर हुआ है क्या पूरा? शीट है तुम्हारे पास? दिखाओ जरा मेरे। अच्छा, ये तो हो चुका है, दोनों हो गया है, पूरा हो गया है। चलो मैं पूरा करा देता हूँ। हाँ, पूरा करा देता हूँ, पूरा करा। भाई जिसने पहले पढ़ चुका है वो रिवाइज करो, जिसने नहीं पढ़ा है पढ़ लो। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है। We start early lest we shall miss the train। शुड के साथ हमेशा क्या लगना चाहिए बेटा? लेस्ट के साथ हमेशा क्या लगना चाहिए? शुड। I hope to immediately reply to your letter। ये गलत है, याद रखेंगे। एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताता है बेटा? नाउन की। अरे बोलो हाँ या ना? और एडवर्ब किसकी बात करता है बेटा? वर्ब की। तो वर्ब हमेशा ऐसा हो जाएगा। अब इनकी पोजीशन देखो, एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन होता है और एडवर्ब हमेशा वर्ब के बाद आता है, ये याद रखेंगे। एडजेक्टिव ऑलवेज प्रीसीड्स द नाउन एंड एडवर्ब ऑलवेज फॉलोज द वर्ब। एग्जांपल के तौर पे, अ गर्ल ब्यूटीफुल नहीं होता है, अ ब्यूटीफुल गर्ल होता है। अरे बोलो हाँ या ना? तो ये बताओ क्या है बेटा? नाउन। ये क्या है बेटा? एडजेक्टिव। यह है बेटा नाउन, यह है बेटा एडजेक्टिव। इसी तरह यहां पे देखो बेटा, ये बताओ क्या है बेटा? एडवर्ब। ये क्या है बेटा? वर्ब। ये फॉर एग्जांपल में ही रन्स, ही फास्टली रन्स की ही रन्स फास्ट। तो रन क्या हो गया बेटा? वर्ब हो गया। फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ये याद रखिए, याद रहेगा। अब यहां पे देखो, आई होप टू इमीडिएटली रिप्लाई। रिप्लाई क्या है बेटा? वर्ब। इमीडिएटली क्या है बेटा? एडवर्ब। तो रिप्लाई इमीडिएटली होगा, ना कि इमीडिएटली रिप्लाई होगा। इज द लॉजिक वेरी क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आई शुड हैव लाइक टू हैव गॉन देयर, बकवास है। आई शुड हैव लाइक टू गो देयर। अगर लाइक लग गया है पास्ट टेंस में तो फिर इसको सिंपल टेंस में रख सकते हैं अपन लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बोलो ना।